हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साइंस पेपर से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उसी को बताने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, आप लोग मेरे इस वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो में बताए जा रहे हैं समस्त कुल जितने सारे क्वेश्चन है उसे अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन होंगे ये आपके एग्जाम में सहायक हो सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। दोस्तों, आपका जो पहला सवाल है इसमें बताया जा रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। तो पहला का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में दोस्तों ऐसा गुण देखा जाता है। 2 नंबर में आपका सवाल है, आप लोग समझिएगा, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो बाबू प्रकाश का जो न्यूनतम तरंग दैर्घ्य है वो होता है 380 नैनोमीटर। तो बाबू आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट करके रखिएगा। यहां पर बताया जा रहा है 3 नंबर में, यदि कई प्रतिरोध समानांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो बाबू तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक प्रतिरोध से कम। प्रत्येक प्रतिरोध से कम आपका राइट आंसर होगा। 4 नंबर में सवाल है आपका, लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध बाबू बहुत ही अधिक बढ़ जाता है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद रखिएगा। 5 नंबर में सवाल है आपका, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो बाबू 5 नंबर का जो आपका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौर सेल कहते हैं, ठीक है, सौर सेल। आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर में आपका सवाल है, पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन की न्यूनतम वेग होनी चाहिए। पवन की जो न्यूनतम वेग वो कितनी होनी चाहिए यही आपको बतानी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 15 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है धातुओं में धारावाहक होते हैं। धातुओं में जो धारावाहक होते हैं वो कौन होते हैं। तो बाबू मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो 7 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 8 नंबर में। 8 नंबर में सवाल है, कौन रंग है जिसको खतरे के सिग्नल में उपयोग किया जाता है। तो बाबू लाल रंग। लाल रंग को ही उपयोग किया जाता है खतरे के सिग्नल के लिए। यहां पर बाबू बात कर रहे हैं हम लोग 9 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो बाबू 9 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। 10 नंबर में सवाल है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना है। तो बाबू जो टिंडल प्रभाव है वो प्रकाश का एक प्रकार का बाबू या परिकिरण की घटना है। तो 10 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का परिकिरण। 11 नंबर में सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो बाबू 11 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C2H4। C2H4 बाबू आपका राइट आंसर होगा। यहां पर देखिए ये वाला और ये वाला जो दोनों है ना, ये दोस्तों बाबू है ये सूत्र पर CnH2n+2, जो कि दोस्तों आता है किसमें। तो ये बाबू आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। लेकिन बाबू यहां पर जो आप देख रहे हो C2H4 यानी कि CnH2n यह आता है बाबू किसमें। तो यह आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में। तो इसलिए 11 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर में आपका सवाल है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। तो बाबू किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो सब पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर भी, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी, चालक की प्रकृति पर भी। इसलिए 12 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यहां पर देखिएगा 13 नंबर में। इसमें बताया जा रहा है आमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो बाबू आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो 13 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर में सवाल है आपका, घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं, विद्युमन्य, उदासीन और भूसंकर्पित। तो आपको बाबू इन तीनों तारों के रंगों को बताना है। तो 14 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल, काला और हरा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर में सवाल है आपका, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की 15 नंबर में सवाल है आपका, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। तो बाबू इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर में। 16 नंबर में बताया जा रहा है जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। 16 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित करता है। 17 नंबर में बताया जा रहा है नागैरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित
स्थित है? तो बाबू 17 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 18 नंबर में सवाल है आपका, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी। तो बाबू देखिए, किसी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 सेंटीमीटर। यहां पर देखिएगा 19 नंबर में, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है कि 19 का जो सही आंसर वो क्या होगा? तो बाबू वो हो जाएगा वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब का उल्टा होना, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वही आपका 19 का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में आपका सवाल है, ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो बाबू ऊर्जा के सभी स्रोत में जो अनंत स्रोत है वो माना जाता है सूर्य को। ठीक है। 21 नंबर में आपका सवाल है, प्रकाश तरंगे होती है। तो बाबू जो प्रकाश तरंगे होती है वो क्या होती है? वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर जो भी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में आपका सवाल है, देखिएगा इसमें बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बाबू 22 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो ऑक्साइड है यही बुझा हुआ चूना है। 23 नंबर में आपका सवाल है, चीनी का रासायनिक सूत्र है। बाबू चीनी का जो रासायनिक सूत्र है वो हो जाएगा C6H12O6। यार ये तो ग्लूकोज के हो जियो, C12H22O11 कोनो में है, C12H22O11, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर समझना 24 नंबर में, 24 नंबर में आपका सवाल है, विद्युत फ्यूज काम करता है। विद्युत फ्यूज जो है वो बाबू काम करता है किस आधार पर? तो 24 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा के ऊष्मीय प्रभाव के आधार पर। 25 नंबर में बताया जा रहा है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो क्या बनाता है? तो बाबू 25 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबक। आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर में आपका सवाल है, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर ए। तो हम लोग विद्युत मोटर सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन नंबर ए को। 27 नंबर में यहां पर सवाल में बाबू आपका कहा जा रहा है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो बाबू विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो है यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर में आपका सवाल है, इसमें बताया जा रहा है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो बाबू अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान होता है वो हो जाता है बाबू यहाँ पर बहुत ही अधिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर है 29 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो 29 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण बाबू आपका राइट आंसर होगा। 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है? तो सबसे पहले बाबू आप लोग ये देख लीजिए कि 1 माइक्रो बराबर कितना होता है। तो बाबू 1 माइक्रो बराबर होता है 10 के पावर -6। तो 10 के पावर -6 जिसमें मिलेगा वही दोस्तों आपका राइट आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 के पावर -6 एम्पियर। 31 नंबर में सवाल है आपका, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण है? तो बाबू ये हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। तो बाबू इसमें जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का अपवर्तित होना। 32 नंबर में बताया जा रहा है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो बाबू 32 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। 33 नंबर में आपका सवाल है, आप लोग समझना, कार्बन के 2 अपरूप के अलावा तीसरे अपरूप का क्या नाम है? तो बाबू वो हो जाएगा फुलेरिन कार्बन। फुलेरिन कार्बन ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर में आपका कहा जा रहा है, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो बाबू 34 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वियोजन अभिक्रिया। आप लोग याद रखिएगा। 35 नंबर में जो सवाल है इसमें बताया जा रहा है, कौन सी, यहाँ पर समझिएगा, कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो बाबू यहाँ पर 35 नंबर का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 36 नंबर में आपका सवाल है, निम्न में कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो 36 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक गैस। ठीक है। 37 नंबर में बताया जा रहा है, लेड नाइट्रेट पुड़ को एक प्रखनली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह धुआं कहलाता है। तो 37 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। तो बाबू ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो धुआं है वो क्या है? तो वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड।
यहाँ पर देखिए 38 नंबर में आपका सवाल है, निम्न में कौन अवकारक है? तो बाबू इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, H2S आपका अवकारक है। तो 38 का जो सही आंसर होगा, अवकारक पूछा है ना, अवकारक, अवकारक बाबू हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका राइट आंसर होगा, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए, आप लोग याद रखिएगा। 39 नंबर में आपका सवाल है, इसमें बताया जा रहा है जठर रस का पीएच मान लगभग होता है। तो बाबू 39 के लिए जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1.2 होता है जठर रस का पीएच मान। 40 नंबर में प्रश्न है आपका, पीतल किसका उदाहरण है? तो बाबू मिश्र धातु का, मिश्र धातु आपका राइट आंसर होगा। 41 नंबर में सवाल है, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो बाबू वो हो जाएगा सोना, सोना आपका राइट आंसर होगा 41 का। 42 नंबर में हम लोग चलते हैं, 42 नंबर में 41 का बाबू हम क्या बताएं आप लोगों को, सोना बताए हैं, निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है? हाँ, सोना ही आपका राइट आंसर होगा। सोना पर जो वायु का प्रभाव है वो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, अर्थात जो सोना है वो बिल्कुल भी संचारित नहीं होता। यहाँ पर समझिएगा आप लोग 42 नंबर में आपका सवाल है, निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? तो बाबू 42 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13, ठीक है, यहाँ पर आप लोग समझ कर रखना। 43 नंबर में कहा जा रहा है, वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्षार धातु, क्षार धातु बाबू कहलाते हैं, वर्ग 2 के कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वही 43 का सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर में आपका सवाल है, इसमें बताया जा रहा है अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर बनाता है, अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो जल में घुलकर क्या बनाते हैं? तो बाबू 44 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल, अम्ल बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 45 नंबर में, बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो वो हो जाएगा बाबू यहाँ पर एल्युमिनियम, एल्युमिनियम धातु का अयस्क है। 46 नंबर में आपका सवाल है, एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है? तो 46 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस बनाता है। 47 नंबर में आपका सवाल है, यहाँ पर सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बाबू वो हो जाएगा Na2ZnO2, किस में होगा बाबू? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 47 का सही आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 48 नंबर में। 48 नंबर में सवाल है आपका, अक्रिय तत्व कौन है? तो बाबू इसमें जो अक्रिय तत्व होगा वो हो जाएगा यहाँ पर सोना। 48 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बाबू जानते हैं सोना नहीं होगा, सोना फिर भी अभिक्रिया करता है, हाँ होगा हीलियम, हीलियम आपका राइट आंसर होगा, हीलियम, ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर में कहा जा रहा है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बाबू सिरका में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो एसिडिक है। तो आप लोग 49 का जो सही आंसर है वो आप लोग समझ के रखना है, ऑप्शन नंबर डी। सीएनजी का पूरा नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर समझना है 51 नंबर में, 51 नंबर में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संयोजी यौगिक है? तो बाबू 51 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH4 संयोजी यौगिक है। इसमें देखिएगा 52 नंबर बताया जा रहा है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, मानव में बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र है वो कौन है? तो 52 का सही ऑप्शन बाबू हो जाएगा यहाँ पर सेरिबेरम। 52 नंबर में बताया जा रहा है, मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो बाबू 52 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा सेरिबर्म, सेरिबर्म आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 53 नंबर में बताया जा रहा है यहाँ पर, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बाबू किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है प्यूबर्टी। 53 नंबर में बताया जा रहा है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो बाबू 53 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्यूबर्टी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर में बताया जा रहा है, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो बाबू 54 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समजात अंग है। 55 नंबर सवाल में बताया जा रहा है, नेफ्रॉन पाया जाता है, नेफ्रॉन बाबू किस में पाया जाता है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिक में पाया जाता है। 56 नंबर में बताया जा रहा है, ईस्ट में जनन होता है किसके द्वारा? बाबू ईस्ट में जो जनन है वो होता है मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।
57 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यूरिया का निर्माण होता है, यूरिया का जो निर्माण है वो किस में होता है? तो 57 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। यकृत में यूरिया का निर्माण होता है। 58 नंबर सवाल में बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो बाबू विटामिन, खनिज, पोषक तत्व। इसमें जानते कौन होगा 58 का बाबू हो जाएगा यहाँ पर सभी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। 59 नंबर सवाल में कहा जा रहा है ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो बाबू 59 के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीसी। आरबीसी ही ऑक्सीजन का वाहक है। 60 नंबर में बताया जा रहा है घटपर्णी का एक उदाहरण है कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप बाबू आपका सही होगा 60 का। बात करते हैं 61 में। 61 नंबर सवाल में कहा जा रहा है यहाँ पर तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? तापमान, वर्षा तथा पवन पर्यावरण के कैसे कारक है? तो 61 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक कारक है। 62 नंबर सवाल में बाबू बताया जा रहा है यहाँ पर कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो 62 के लिए सही आंसर होगा निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा 63 नंबर में, इसमें बताया जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहक ऊतक है? तो बाबू 63 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। संवहक जो ऊतक है वो जाइलम भी है और फ्लोएम भी है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी को याद रखिएगा। 64 नंबर में बताया जा रहा है जैव विविधता का विशिष्ट स्थल है। जैव विविधता का जो विशिष्ट स्थल है वो कौन है? तो 64 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वन। ठीक है। 65 नंबर सवाल में बताया जा रहा है पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक होता है किसके लिए? तो 65 का बाबू हो जाएगा यहाँ पर परोह के अग्रभाग की लंबाई में वृद्धि के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर समझना 66 नंबर में, 66 नंबर सवाल में बाबू बताया जा रहा है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क बाबू आपका राइट आंसर होगा 66 का। 67 नंबर सवाल में यहाँ पर बताया जा रहा है प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक है। तो बाबू 67 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बाबू आप लोग सिलेक्ट करके रखिएगा। यहाँ पर 68 नंबर सवाल में बाबू यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझना, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो बाबू 68 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण से हमारे प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। 69 नंबर सवाल में बताया जा रहा है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 69 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 परमाणु होते हैं। 70 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हीमोग्लोबिन की कमी में क्या होता है? तो बाबू हीमोग्लोबिन की कमी में होने वाला जो रोग है वो है एनीमिया, एनीमिया होता है। 71 नंबर सवाल में बताया जा रहा है यहाँ पर रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो 71 के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में, पुराने जाइलम में संचित रहता है। 72 नंबर सवाल में बाबू यहाँ पर बताया जा रहा है निम्नलिखित में से किसे रक्त बैंड के नाम से जाना जाता है? 72 के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलिया। पलिया को रक्त बैंड के नाम से जाना जाता है। 73 नंबर सवाल में यहाँ पर बताया जा रहा है, आप लोग ध्यान से समझना, हृदय के बेस्मों का थिथिलन कहलाता है। तो बाबू 73 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा डायोस्टॉल, डायोस्टॉल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर सवाल में बाबू बताया जा रहा है टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है। तो बाबू 74 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण से। वृषण आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा। 75 नंबर सवाल में कहा जा रहा है हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। 74 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्रिका एवं रसायनों दोनों के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 76 नंबर सवाल में है बाबू कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो बाबू मृतजीवी विधि है, ठीक ना। 76 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख सकते हैं 77 नंबर में बताया जा रहा है लौसिका का रंग कैसा होता है? तो बाबू 77 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्का पीला होता है ना। यहाँ पर देखिएगा 78 नंबर में, 78 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मेरु रज्जु कहाँ से निकलता है? तो बाबू यह निकलता है कहाँ से? तो 78 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेडुला, मेडुला से निकलता है। 79 नंबर सवाल में बाबू बताया जा रहा है यहाँ पर निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो बाबू 79 के लिए जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल भी संवेदग्राही नहीं है। तो हम लोग इसको दोस्तों समझ कर रखेंगे। 80 नंबर सवाल में कहा जा रहा है बीज विकसित होता है, बीज जो है किससे विकसित होता है? तो बाबू जो बीज है वो बीजांड से विकसित होता है।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके साइंस एग्जाम से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन करा दिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि दोस्तों आप लोगों के साइंस का जो एग्जाम है वो बहुत ही बेस्ट जाए, आप लोग दोस्तों खुशीपूर्वक अपने एग्जाम हॉल से बाहर निकलें। तो दोस्तों मेरी जो दुआ है वो दोस्तों आप लोगों के साथ हमेशा है। तो आप लोग निडर होकर अपने एग्जाम हॉल में साइंस का एग्जाम देने जाइएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।